भारत की महान नदियां, भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर। पंजाब का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है लुधियाना। अगर आप भूगोल की किताबें देखें या ऐतिहासिक साक्ष्य पढ़ें तो हर जगह यही लिखा है कि ये शहर सतलज नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल। और हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसी उत्तर को सही माना जाता है। हाँ, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है, आज अगर कोई व्यक्ति लुधियाना शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो जाए और मतलब सतलज नदी को ढूंढने निकले तो उसे कम से कम 13 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। सच में ये काफी हैरान करने वाला तथ्य है ना? एक पूरी की पूरी नदी शहर से 13 किलोमीटर दूर खिसक गई है, फिर भी कागजों पर और परीक्षाओं में शहर आज भी उसी नदी के किनारे बसा हुआ माना जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी तरह के जो भौगोलिक रहस्य हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं का जो ये पूरा माइंड गेम है उसे डीकोड करेंगे। जी, ये बहुत जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विज्ञान और पैटर्न को समझने के लिए क्यों ना हम शुरुआत करें भारत की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली से। मेरा मतलब है गंगा से। बहुत बढ़िया शुरुआत होगी। तो आंकड़े बताते हैं कि गंगा का जो स्वरूप है वो किसी एक उद्गम स्थल से नहीं बनता। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, और इसके बाद आता है देवप्रयाग। बिल्कुल, देवप्रयाग, वो ऐतिहासिक और भौगोलिक जंक्शन जहां भागीरथी का संगम अलकनंदा से होता है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि देवप्रयाग का ये संगम परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है, क्योंकि यहीं से वो जलधारा बनती है जिसे हम मैदानी इलाकों में गंगा के नाम से जानते हैं। अच्छा, मतलब उससे पहले वो तकनीकी रूप से गंगा नहीं है? जी नहीं। क्या बात है। अब अगर गंगा के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात की जाए तो सूची बहुत लंबी है। हाँ, वो तो है। उत्तराखंड में हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी और फिर बिहार में भागलपुर और पटना तक। अब परीक्षा के भारी दबाव में इन सभी नामों को क्रमानुसार याद रखना किसी भी छात्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और यहीं पर कुछ मेमोरी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। हाँ, और मेरे पास एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक है जो अक्सर भूगोल के नोट्स में दिख जाती है। ट्रिक है हरी फत्ते कर वरना भाग पपटना। अरे वाह, सुनने में ये भले ही एक बहुत साधारण सा या थोड़ा मजेदार वाक्य लगे, लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार दबाव वाले माहौल में ऐसी ट्रिक्स दिमाग के लिए एक ट्रिगर का काम करती हैं। सही कहा। देखिए, हरी से हरिद्वार, फत्ते से फतेहपुर, कर से कानपुर, वरना से वाराणसी, भाग से भागलपुर और पटना से पटना। मतलब 6 बड़े शहर सिर्फ एक लाइन में डिकोड हो जाते हैं। ये वाकई बहुत कारगर है। अब गंगा की बात हो और यमुना का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना? बिल्कुल नहीं। प्रयागराज, जिसे ऐतिहासिक रूप से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वो स्थान है जहां यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यमुना के किनारे जो शहर बसे हैं वे भारत के इतिहास और व्यापार की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली केंद्र रहे हैं। जी, जैसे कि दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। हाँ, अगर आप इन शहरों का क्रम ध्यान से देखें तो ये पूरा यमुना बेसिन सदियों तक उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र रहा है। मुगलों से लेकर मुल्तानी व्यापारियों तक हर किसी ने इस नदी के मार्ग का भारी इस्तेमाल किया। वाकई, और इसे याद रखने की ट्रिक भी काफी सीधी है। यमुना के तट पर दिल्ली का आगरा, मथुरा, इटावा। बहुत ही आसान है। हाँ, परीक्षा में अगर सीधा सवाल आता है कि यमुना के किनारे इनमें से कौन सा शहर है और विकल्पों में आगरा के साथ सूरत, उज्जैन और कोटा हो, तो इस ट्रिक से सीधा उत्तर आगरा निकल आता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब वापस उसी चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, सतलज नदी। हाँ, उत्तर भारत की एक और प्रमुख नदी जिसके किनारे पंजाब के 2 बड़े शहर ऐतिहासिक रूप से बसे हैं, लुधियाना और फिरोजपुर। और इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, सतलज लुधियाना फिरोजपुर में बहती। जी, लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि हमने कहा, आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना और फिरोजपुर से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। सच कहूं तो यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर एक नदी आज उन शहरों से 13 किलोमीटर दूर बह रही है तो भूगोल के हिसाब से, तकनीकी रूप से क्या अभी भी इन्हें नदी के किनारे बसे शहर कहना सही है,
मतलब क्या ये छात्रों को गलत तथ्य रटाना नहीं हुआ? देखिए, आपका ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे थोड़ा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं का नजरिया सिर्फ आज के सैटेलाइट या जीपीएस मैप्स तक सीमित नहीं होता। अच्छा, जी, जब कोई परीक्षा बोर्ड ये सवाल पूछता है और उत्तर सतलज को सही मानता है, तो वो दरअसल शहर के ऐतिहासिक और आर्थिक उद्गम का परीक्षण कर रहा होता है। चलिए अब उत्तरी मैदानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उज्जैन, जिसे हम ऐतिहासिक रूप से उज्जैनी कहते थे, जो महाकालेश्वर नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल। लेकिन उच्च स्तरीय परीक्षाओं के पैटर्न बताते हैं कि उज्जैन शिप्रा नदी के सिर्फ किनारे नहीं बल्कि पूर्वी किनारे पर स्थित है। अब आप बताइए, क्या सच में ये पूर्वी किनारा याद रखना इतना जरूरी है या ये सिर्फ छात्रों को परेशान करने का एक तरीका है? देखिए, मैं कहूंगी कि उच्च स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में जहां लाखों उम्मीदवारों के बीच सिर्फ एक एक अंक से रैंक तय होती है, वहां इस तरह की सटीकता बहुत मायने रखती है। अच्छा, पर दिशा ही क्यों? क्योंकि परीक्षक बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधे यह नहीं पूछते कि उज्जैन किस नदी पर है, वे कथनों पर आधारित सवाल बनाते हैं। दिशा और उद्गम की ये सटीकता ताप्ती नदी के मामले में भी साफ दिखाई देती है। मैंने देखा है कि ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुलाई नामक स्थान से होता है और सूरत शहर इसके तट पर स्थित है। हाँ, और यहाँ बैतूल जिले का मुलाई याद रखना बहुत क्रिटिकल है। परीक्षाओं में अक्सर मिलान करने वाले यानी मैच द फॉलोइंग प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक तरफ नदियां और दूसरी तरफ उद्गम स्थल होते हैं। जी, एक तरफ नदियों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थलों के सटीक गांवों या पहाड़ियों के नाम। अब अगर कोई केवल मध्य प्रदेश याद करके जाता है तो वो मुलाई और अमरकंटक के बीच बुरी तरह फंस जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह मध्य और पश्चिम भारत की और भी नदियां हैं जो सीधे सवाल बनाती हैं। नर्मदा नदी, जो एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है, उसके तट पर जबलपुर बसा है। हाँ, साबरमती के किनारे अहमदाबाद है। और अगर हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ वापस लौटें तो रामगंगा के किनारे बरेली, सरयू के तट पर अयोध्या और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। और राजस्थान में चंबल नदी के तट पर कोटा शहर है। हाँ, कोटा। ये सब इतने अलग अलग नाम हैं कि बिना कोई कहानी समझे इन्हें याद रखना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और इसीलिए हर शहर की बसावट के पीछे का क्यों समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए कोटा चंबल नदी पर ही क्यों है? हाँ, क्यों है? राजस्थान जैसे सूखे राज्य में चंबल ही एकमात्र ऐसी 12 नदी है जो पानी की पक्की गारंटी देती है। इसके अलावा चंबल की बीहड़, या जिसे हम रेवाइंस कहते हैं, उस स्थलाकृति ने ऐतिहासिक रूप से कोटा को एक बहुत ही प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की थी। मतलब सुरक्षा और पानी दोनों एक साथ। बिल्कुल। और इसी तरह सरयू और अयोध्या का जुड़ाव केवल पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। मेरा मानना है कि जब कोई छात्र इन कारणों को गहराई से समझ लेता है तो तथ्य अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। ये एक बहुत ही कारगर नजरिया है। अब चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। मध्य भारत से होते हुए दक्षिण, पूर्व और उत्तर के उन शहरों की बात करते हैं जो रणनीतिक और औद्योगिक रूप से बेहद अहम है। चलिए बात करते हैं। दक्षिण की बात करें तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा है। और गोदावरी, जिसे अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है, उसके तट पर महाराष्ट्र के नांदेड़ और नासिक और आंध्र प्रदेश का राजा महेंद्रवरम स्थित हैं। आप देखिए, दक्षिण भारत की ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार की जीवन रेखाएं हैं। उत्तर भारत की नदियों की तरह ये ग्लेशियर से नहीं निकलती। हाँ, उनका पानी तो बर्फ पिघलने से आता है। जी, लेकिन दक्षिण की इन नदियों का पानी पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करता है। इसीलिए इन नदियों के किनारे बसे शहर ऐतिहासिक रूप से जल प्रबंधन और विशाल टैंकों के निर्माण के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य से लेकर निजामों तक सभी ने इन नदियों के पानी को सहेजने पर काम किया है। वाकई, अगर हम पूर्व की तरफ चलें तो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ बसे हैं और कटक महानदी के तट पर स्थित है। लेकिन पूर्वी भारत के औद्योगिक भूगोल में एक बहुत ही अलग तरह का तथ्य सामने आता है। जमशेदपुर बहुत ही दिलचस्प शहर है ये। हाँ, बाकी सारे शहर किसी एक नदी के किनारे बसे, लेकिन ये प्रमुख औद्योगिक शहर सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है।
ऐसा क्यों है कि एक शहर को एक संगम पर बसाने की जरूरत पड़ गई? ये आधुनिक भूगोल और औद्योगिक योजना का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जमशेदपुर कोई प्राचीन ऐतिहासिक शहर नहीं है जो धीरे धीरे विकसित हुआ हो। हाँ, इसे तो बसाया गया था। बिल्कुल, इसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक विशाल स्टील प्लांट यानी इस्पात कारखाने के लिए विशेष रूप से योजना बनाकर बसाया गया था। अब एक स्टील प्लांट को अपनी भट्टियों को ठंडा करने और लोहे को प्रोसेस करने के लिए अथाह पानी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पानी? जी, और छोटा नागपुर के पठारी इलाके में केवल एक नदी से साल भर पानी की वो भारी निरंतरता पाना बहुत मुश्किल था। जब टाटा के इंजीनियरों ने इस इलाके का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि सुवर्ण रेखा और खरकई का संगम ही वो एकमात्र भौगोलिक बिंदु है जो एक विशाल उद्योग की पानी की मांग को पूरा कर सकता है। क्या बात है! ये साबित करता है कि आधुनिक उद्योग भी भूगोल और नदियों की क्षमता के पूरी तरह मोहताज होते हैं। मतलब भूगोल ही ये तय करता है कि कोई भारी उद्योग कहाँ पनप सकता है। अब सुदूर उत्तर और पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोगों में बहुत विशिष्ट सवाल आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। लेह का ही उदाहरण लेते हैं जो सिंधु के दाएं तट पर है। हाँ, लेह में ऐसा क्या खास है? हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों में नदियों के दोनों तरफ बसावट करना अक्सर संभव ही नहीं होता। नदी के एक तरफ एक गहरी खाई या सीधी खड़ी चट्टान हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ घाटी का समतल हिस्सा हो सकता है। ओह, अच्छा। इसलिए इंसानी बसावट हमेशा उसी तट पर होती है जो भौगोलिक रूप से समतल और रहने लायक हो। अगर आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकाला जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, नदियों के किनारे बसे ये शहर भूगोल की किताबों में दर्ज सिर्फ बेजान नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखाओं के जीवन सबूत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो गंगा किनारे के शहरों को याद रखने की ट्रिक हो, जैसे हरी फत्ते कर वरना भाग पटना, या